नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम अपने एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। जो अभी आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है, आप दिन जाना होगा 28 और 29 दिसंबर को। तो ये 28 दिसंबर का पेपर का एनालिसिस है कि आखिर कैसे क्वेश्चंस आए और किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और वो टॉपिक्स जैसे कि जो आगे एग्जाम होने वाले हैं उनसे भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं इसमें, और उस पर डिस्कस होगा कि कैसा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया होगा। इन सारी बातों पे चर्चा होगी और एनालिसिस होगा। मैंने बच्चों से बात की, जो बच्चे सीटेट का पेपर दिए थे, तो उन्होंने बताया सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो उन सारे टॉपिक के बारे में बात, किसी ने कहा हाथी से सर क्वेश्चन पुटअप हुए थे, कोई कहा कि स्लॉथ से क्वेश्चन आए थे, कुछ ने मच्छरों से बताया। तो इसी तरह से कई टॉपिक्स बताए हैं उन्होंने। तो आइए एनालिसिस करते हैं आखिर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस 28 दिसंबर का। ये आपके हिंदी की 999 रुपए में, यूपी टेट के 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच 1799 रुपए में, ARO का बैच आपका 499 रुपए में, SSC GD का बैच आपका 699 रुपए में, वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है स्टडी 91 का, सिर्फ सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है दोस्तों। ये हो गया आपका। और आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं EVS में। आइए जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आया हुआ था 28 दिसंबर को। उल्लू से आया था, नेशनल पार्क से आया था, मधुमक्खी से आया था, हाथी से, वन संरक्षण अधिनियम, अदरक, रेगिस्तानी ओक, पश्मीना शॉल से आया था, मानचित्र से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और लेख, जनजातियां, तमिलनाडु के निकट राज्यों के बारे में, कलचीड़ी नृत्य, चिराब नृत्य, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, सोलर, बंगाल की खाड़ी, रेड डाटा बुक, खेजारी वृक्ष से, और अनुवांशिकता, औरंगजेब से संबंधित प्रश्न भी थे, स्लॉथ से संबंधित प्रश्न थे, मैप से संबंधित प्रश्न थे, पक्षियों से संबंधित, थीम व उपथीम संबंधित प्रश्न थे। तो ये दोस्तों टॉपिक्स तो बहुत 25-26 बच्चों ने बताया कुछ। तो कुछ टॉपिक्स को आज कवर करते हैं इंपॉर्टेंट जो कि लगता है कि हाँ आया होगा। सबसे पहले स्लॉथ की बात करते हैं दोस्तों। स्लॉथ से क्या होगा कि स्लॉथ से पूछा होगा कि सबसे आलसी जानवर कौन सा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आया होगा, उसमें होगा कि सबसे आलसी कौन होता है जानवर, स्लॉथ होता है। सबसे आलसी किसे माना जाता है? स्लॉथ को माना जाता है, क्योंकि स्लॉथ 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोता है। दोस्तों सोचिए 24 घंटे में 17 घंटे कोई सोता है। स्लॉथ ऐसा जानवर है दोस्तों जो कि बिल्कुल भालू की तरह दिखता है। किसकी तरह? भालू की तरह दिखता है एकदम, पर भालू से अलग होता है। और यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता रहता है। 40 वर्ष के। सिर्फ इसकी आपसे अब पूछ सकता है कि स्लॉथ की उम्र कितनी हो सकती है, तो आप बता सकते हैं कि 40 वर्ष की उम्र होती है। कितनी एज होती है इसकी? 40 वर्ष की एज होती है। यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है। कितने पेड़ों पर घूमता है? 8 पेड़ों पर घूमता है। आपसे पूछ सकता है कि स्लॉथ क्या खाता है, तो आप कह सकते हैं कि जिस पेड़ पे वह रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है दोस्तों। तो ये चीज है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लॉथ यानी सबसे आलसी जानवर कौन था। ऑप्शन में गधा था और भी ऑप्शन थे, पर उसमें स्लॉथ भी ऑप्शन था, तो ये स्लॉथ होगा दोस्तों। ठीक है, तो स्लॉथ के बारे में आपने जाना कि स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है। यह भालू से अलग होता है। यह करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम से सोता रहता है। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है। जिस पेड़ में रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है दोस्तों। तो ये स्लॉथ के बारे में है। इन चीजों को भी जान लीजिए, शायद आपके एग्जाम में आगे आ सकती है। अब बाघ की बात की जाए दोस्तों, बाघ से भी क्वेश्चन कुछ बच्चों ने बताया कि सर बाघ से भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी बाघ अंधेरे में, कौन सा जीव अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है हमसे? तो वो कौन सा जीव था? वो बाघ था दोस्तों। क्योंकि बाघ हमसे उसकी यानी कि 6 गुना बेहतर वो अंधेरे में हमसे देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। और दोस्तों जब बाघ गरजता है तो करीबन 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई देती है।
3 किलोमीटर तक क्या होती है, उसकी आवाज सुनाई देती है जब वो गुर्राता है या दहाड़ता है, आप कह सकते हैं। तो ये चीज है। ये भी पूछ सकता है कि बाघ की जब यानी बाघ गरजता है तो उसकी आवाज कितनी दूर तक सुनाई देती है, तो 3 किलोमीटर तक। ठीक है। नेक्स्ट हाथी। हाथी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए। हाथी से भी बच्चों ने बताया कि भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था। हाथी में आपसे पूछा गया था कि बताइए हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है। हाथी ये पूछा गया था कि बताइए हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है। तो हाथी, एक बड़ा हाथी दिन में मैंने आपको बता दूं कि 100 किलोग्राम 100 केजी यानी कि 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है दोस्तों। और 3 महीने के हाथी का, अब आपसे वजन पूछा जा सकता है कि बताइए 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, तो वो 200 किलोग्राम का वजन होता है दोस्तों। और हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। दूसरा चीज है कि हाथी जो खेलता है वो कहाँ खेलता है, कीचड़ में खेलता है। क्यों खेलता है, उसको क्यों कीचड़ में खेलना पसंद है, क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। किससे, कीचड़ से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और दोस्तों पूछ सकता है अब आपसे कि हाथी एक दिन में केवल कितने घंटे सोता है। तो आप सोचते होंगे कि हाथी का आकार, शरीर का आकार बड़ा है तो खूब ज्यादा देर सोता होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाथी का आकार शरीर में बहुत बड़ा है, हैवी है, भारी है तो 24 घंटा सोता रहेगा। नहीं, हाथी सबसे कम समय सोता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। अगर आपके ऑप्शन में आ गया कि हाथी कितने घंटे सोता है, तो आपके ऑप्शन में दिया है 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे और दिया है 2 से 4 घंटे, 4 घंटे। तो आप 101% जिन बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा है वो तुरंत मार के आएंगे 20 घंटे। हाथी कितने घंटे सोएगा, 20 घंटे आप मार के आएंगे। पर हाथी कितने घंटे होगा, मैक्सिमम 4 घंटे सोता है। कितने घंटे, 2 से 4 घंटे के बीच में सोता है दोस्तों। ये चीज है। या इस झुंड में 10 या 12 हाथियों और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। आपसे पूछ सकता है कि झुंड का नेता कौन होता है, तो जो सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है वो क्या होता है, झुंड का नेता होता है। फिर नर हाथी जो होता है दोस्तों 14 से 15 साल तक 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। जो नर हाथी होता है दोस्तों 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है, उसके बाद क्या होता है, वह झुंड में से चला जाता है। एक बड़ा हाथी दिन में, तो दोस्तों ये होता है इस झुंड में। जैसे झुंड में हाथी, आप जानते हैं कि झुंड में हाथियां चलते हैं, तो इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, क्योंकि 14 से 15 साल के बाद जो नर हाथी होता है वो अपना झुंड छोड़ के चला जाता है। तो झुंड में केवल हाथनी होती है और उनके बच्चे होते हैं दोस्तों। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में आ सकता है। अब मच्छर से रिलेट किया जा सकता है। मच्छर से पूछा था कि मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, 3 बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं पूछा था आपके एग्जाम में। तो वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। मच्छर से होने वाली बीमारियां क्या हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। अब पूछ सकता है मच्छर कहाँ अंडे देते हैं, तो पानी में अंडे देते हैं। कहाँ देते हैं, पानी में अंडे देते हैं। मच्छर किस प्रकार से मानव को ढूंढ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों मच्छर के लिए। शायद अब आपसे पूछा था कि कौन से रोग हो सकता है, अब आपसे पूछ सकता है कि कैसे, कहाँ अंडे देते हैं, या पूछ सकता है कि गंध कैसे मच्छर हमारे तक पहुंचते हैं। तो ये चीजें हैं, ये चीज जान लीजिएगा। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां किससे होती है, मच्छर के द्वारा फैलती है दोस्तों। नेक्स्ट है अपनी हिंदी, 299 रुपए में वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेट कॉम्बो आपका 350 में, पेट बुक आपकी 300 रुपए में, आरो का बैच आपका 175 रुपए, बुक्स लेखपाल कॉम्बो 300 में। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है, फ्री डिलीवरी है। आपको अगर इन पुस्तकों को मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। चील और बाज और गिद्ध के बारे में पढ़ लिया जाए दोस्तों। कभी पूछ लेता है कि कौन सा जीव हमसे 4 गुना अधिक देखता है, तो वो कौन है,
चील जो होता है, बाज और गिद्ध होते हैं हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं दोस्तों। क्या होता है, हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। और गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा खा कर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है दोस्तों, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और वह जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज, किसी भी चीज को 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर की दूरी से ही देख सकता है दोस्तों। जो चील होता है, बाज होता है, वो क्या होता है दोस्तों, किसी भी यानी कि चीज को 2 किलोमीटर दूरी से ही वो देख लेता है। आसमान पे ही रहता है तभी वो देख लेता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। जैसे वो जानवर, चूहा हुआ, खरगोश हुआ, इन सारी चीजों को वो देख लेता है 2 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई से ही दोस्तों। तो ये चीज है। और 4 गुना अधिक दूर देखता है दोस्तों, ये चीज है। नेक्स्ट है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी से क्वेश्चन आया था कि कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो अपना घोंसला स्वयं चुनता है। ये आया था क्वेश्चन कि कौन सा पक्षी होता है जो घोंसला अपना स्वयं चुनता है। तो उसमें ऑप्शन दिया था, कौवा दिया था और कोयल दिया था और दिया था कि क्या कहते हैं, और 1-2 ऑप्शन दिया था, गौरैया दिया था और वीवर पक्षी दिया था। तो ये है वीवर पक्षी दोस्तों, जो कि अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। जो मादा वीवर होती है दोस्तों, वो स्वयं घोंसला चुनती है। जो उसको लगता है कि हाँ, जो नर जो वीवर होते हैं, नर वीवर जो अच्छा घोंसला बनाते हैं दोस्तों, तो मादा वीवर पहले देखती है कि किसका घोंसला अच्छा है, यानी किसका घर अच्छा है। जैसे जैसे स्वयंवर नहीं होता था पहले कि भाई जिसका घर अच्छा है, जिसका राज्य अच्छा है, तो उसी को लड़कियां वरमाला पहनाती थी। उसी तरह से जो वीवर पक्षी होता है वो देखता है, सर्वप्रथम जो वीवर मादा पक्षी होती है वो देखती है कि किसका घर अच्छा है और वो उसी नर को चुनती है और उसी का घर यानी घोंसला चुनती है और वहीं पे अंडे देती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। कि अब आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा पक्षी अपना घोंसला स्वयं चुनता है, तो आप बता सकते हैं कि नर वीवर पक्षी होता है। अब बात की जाए उल्लू की दोस्तों, तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, एकदम यानी राउंड कर सकता है उल्लू। और जो उल्लू की आंखें होती हैं वो किसके समान दिखती हैं, वो मानव की तरह दिखती है। किसकी तरह दिखती है, एकदम मानव की तरह उल्लू की आंखें दिखती हैं, हमारी तरह दिखती है उल्लू, बड़ी बड़ी आंखें। ये चीज है उल्लू के बारे में। नेक्स्ट है कल चीड़ी दोस्तों पूछा था, कल चीड़ी पूछा था कि इसके यानी कि इसकी चोंच किस तरह प्रकार की होती है, किस रंग की होती है, कल चीड़ी की चोंच किस रंग की होती है। तो कल चीड़ी की चोंच अंदर से लाल रंग की होती है। किसकी होती है, लाल रंग की होती है। अब आपसे पूछ लेगा कि कल चिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, कहाँ पे घोंसला बनाती, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कल चिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पेड़ पे बनाती है, पहाड़ों पे बनाती है, पत्थर बनाती है। तो आप बता सकते हैं कि पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है कल चिड़ी, ठीक है। इनके घोंसले पे पौधों की नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछा के रखते हैं, यानी इन सारी चीजों से ये अपना घोंसला बनाती है। कौन, कल चिड़ी दोस्तों। नेक्स्ट है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुजरात में है। गिरि वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये बात कहाँ पे है, ये गुजरात पे है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है आपको, उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघों और बारहसिंगा के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में दोस्तों है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा हो सकता है, कुछ बच्चों ने बताया कि सर आया था। सुंदर नेशनल पार्क से पूछा गया, सुंदर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। यह विश्व के सर्वाधिक मैग्रा वन क्षेत्र पाए जाते हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जहां पे बाघ पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए और नेशनल पार्कों की दोस्तों, देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क किया जाए तो साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। कौन सा है, साउथ बटन अंडमान निकोबार में है दोस्तों। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क की बात की जाए तो हिमसी लद्दाख में है। कौन सा है, राष्ट्रीय पार्क हिमसी, जो कि कहां पे है दोस्तों, लद्दाख में है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहां पे है सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है तो आप बताएंगे एमपी। कहां पे है, मध्य प्रदेश, यानी एमपी में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में है। मानस नेशनल पार्क कहां पे है दोस्तों, असम में है। पेरियर नेशनल पार्क केरल में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो आप बताएंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, एमपी में है दोस्तों, ठीक है।
बता सकते हैं आप। रेड डाटा बुक, इससे भी क्वेश्चन पुटअप हुआ था दोस्तों, रेड डाटा बुक से आया था कि आखिर क्या होता है ये जानते हैं। रेड डाटा बुक क्या होता है? विश्व संरक्षण संघ, जिसे कि पूर्व में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता है, यानी IUCN और IUCNNR दोस्तों। अब आपसे IUCN का फुल फॉर्म पूछ सकता था। IUCN का पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है दोस्तों, यानी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे दोस्तों इसमें रेड डाटा बुक में कि IUCN का पूरा फुल फॉर्म बताइए आप। तो IUCN का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों की प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है कि जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। यानी रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों की चर्चा की जाती है, उन प्रजातियों का डाटा लिखा जाता है, जैसे जो पक्षी है, जो जीव जंतु है जो कि विलुप्त हो रहे हैं, जो कि हमारे देश से खत्म हो रहे हैं, जो हमारे जहां से खत्म हो रहे हैं उनके बाद यानी विलुप्त होने या विलोपन होने के खतरे से गुजर रहे हैं, तो उनके बारे में चर्चा की जाती है दोस्तों। जैसे रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों का स्टैंडर्ड जाति के नाम से दिया गया दोस्तों। तो ये चीज है रेड डाटा बुक में, आप बता सकते हैं कि वे प्रजातियां जो कि हमारे देश से विलुप्त हो रही है, हमारे राज्य से विलुप्त हो रही है, उन प्रजातियों का डाटा लिखा जाता है किसमें? रेड डाटा बुक में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपके यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। जिन विद्यार्थियों को यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो जिन्हें यूजीसी नेट की तैयारी करनी है दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। रेगिस्तानी ओक दोस्तों, आखिर रेगिस्तानी ओक से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ था, इससे भी क्वेश्चन आए थे। पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई होती है दोस्तों 11 से 12 फीट होती है। कितनी होती है? 11 से 12 फीट होती है। और इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती है। इसकी पत्तियां क्या होती हैं? बहुत ही कम होती है। इसकी जड़ें जो होती हैं दोस्तों वो जमीन के अंदर 2 से 50-300 फीट तक जाती है। अब सोचिए इसकी जड़ें कितनी नीचे होती है? 250-300 फीट दोस्तों, यानी इतनी अंदर होती हैं इसकी जड़ें कि जब तक पानी तक न ये पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब बारिश होती है दोस्तों तो इसके तने में जो होता है, जो पानी होता है बरसात का, वो जमा हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तब जब रेगिस्तान में लोगों को पानी की आवश्यकता होती थी दोस्तों, तो वहां बताते हैं कि पाइप लगा के उनकी जड़ों से पानी निकाला जाता था दोस्तों। सोचिए ये कितना यानी कि आपके लिए लाभदायक होता होगा रेगिस्तान में, ये रेगिस्तान वहां के लोगों के लिए कितना लाभदायक होता होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है, इसीलिए ये रेगिस्तानी ओक वृक्ष से क्वेश्चन पुटअप हुआ कि कहां पे पानी यानी किस वृक्ष से पानी ग्रहण किया जाता है या लिया जाता है, तो वो कौन सा वृक्ष था? रेगिस्तानी ओक वृक्ष था दोस्तों। तो ये रीजन होता है क्योंकि इतनी इसकी जड़ें जो होती है इतनी अंदर होती है। सोचिए 250 फीट 300 फीट नीचे होती है जड़ें। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है जनजाति की बात की जाए दोस्तों, पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में कौन सी जनजाति है? खोखर जनजाति। आपसे जनजातियों से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ था दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। दूसरा है उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। किसमें? उत्तर पश्चिम में बलोच में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। पश्चिम हिमालय में दोस्तों गड्डी और गडरियों की जनजाति रहती थी। किसकी? गड्डी और गडरियों की जनजाति रहती थी। किसमें? पश्चिमी हिमालय में। भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमालय प्रदेश राज्य भी इसमें क्या है? शामिल है दोस्तों। ठीक है, उपमहाद्वीप के सुंदर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का भी पूरी तरह प्रभुत्व है दोस्तों। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों का भी निवास स्थान था। कोली लोग गुजरात में कई इलाकों में भी रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया।
अब मधुमक्खी पालन की बात की जाए, देखो मधुमक्खियों से भी दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन आए थे, आ रहे हैं, अब आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में, जो अभी आगे आपके जनवरी में पेपर होने वाले हैं दोस्तों, तो उनसे भी पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक से। इसलिए ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, शायद देखिए इसी से क्वेश्चन आ जाए आपका। मधुमक्खी पालन, बिहार के मुजफ्फरपुर के बचोहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत ही अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और यह मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। आपसे पूछ सकता है कि मधुमक्खी पालन करने का सही समय क्या है, तो आप बता सकते हैं अक्टूबर से दिसंबर। यानी क्यों अक्टूबर से दिसंबर के समय ही मधुमक्खी क्या देती हैं, अंडे प्रदान करती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं, जिससे कि मधुमक्खी बहुत जल्दी सेवन करती है और उसी से क्या बनाती है, रस बनाती है दोस्तों। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है। कितनी, एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो कि कोई भी कार्य नहीं करते। नर मक्खी एकदम कुछ कार्य नहीं करते दोस्तों, बैठे रहते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं, क्या दिन भर काम करती है। मादा मक्खियां के लिए फूलों का रस चूरती है दोस्तों, ठीक है। जो मादा मक्खियां होती हैं वो कार्य करती हैं, पूरा फूल से रसों को चूसती हैं और ले आती हैं, उसी से बनाती हैं शहद। छत्तों में दोस्तों सारा कार्य वही करती हैं, और नर मधुमक्खियां कोई भी कार्य नहीं करते, ठीक है। एक रानी होती है, केवल वही अंडा प्रदान करती है दोस्तों, ठीक है। ये चीज हो गया। अब मलेरिया की बात की जाए, मलेरिया से क्वेश्चन आया था कि रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। यह भारतीय मूल के थे, रोनाल्डो रोस दोस्तों। रोनाल्डो रोस नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। मलेरिया मादा मच्छर के एनाफिलीज से फैलता है। किससे, मादा मच्छर, उसका क्या नाम है, एनाफिलीज से फैलता है दोस्तों। मलेरिया को दूर करने की दवाई का नाम बताइए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। मलेरिया को दूर करने की दवाई क्या है, सिनकोना पेड़ की छाल दोस्तों। किससे बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया को दूर करने की दवा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मलेरिया में क्या है, रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छर के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे, रोनाल्डो रोस। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवा किससे बनती है, सिनकोना पेड़ की छाल से दोस्तों। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात की जाए दोस्तों, सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है, यह प्रदूषण रहित होती है दोस्तों। तो सौर ऊर्जा या सोलर लाइट आप देखते होंगे, आप आजकल आपकी सौर ऊर्जा के कारण ही सोलर लाइट भी उत्पन्न होती है, जो कि आराम से प्रकाश भी होता है दोस्तों। तो ये चीज है, सौर ऊर्जा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल नए नए आविष्कार हो रहे हैं जिस सब चीजों में, ये चीज है दोस्तों। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं, यानी हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, तो वो कौन सा है पक्षी जो उसके दुम पे, यानी आपने देखा होगा मोर के ऐसे बना रहता है ना, ऐसे ऐसे मोर के उस पे बना रहता है, पीछे पंख पे ऐसे बना रहता है। तो यानी एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पे पैसा, तो वो कौन सा पक्षी है, वो था आपका मोर दोस्तों। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। आप पूछ सकता है कि कब मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया दोस्तों, तो 26 जनवरी 1963 को। कब, 26 जनवरी 1963 को मोर को भारतीय का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, मयूर के नाम से जाना जाता है। और मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, जंतु मनोवैज्ञानिक नाम क्या है, पाओक्रिस्टेस होता है। क्या होता है, पाओक्रिस्टेस होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी भी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। कौन से राज्य हैं दोस्तों, वो है आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी जो गुजरती है दोस्तों, किससे होकर गुजरती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से। नेक्स्ट, ये भी पूछा गया था कि 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। कौन सा राज्य है दोस्तों, वो केरल है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, बच्चों ने बताया, ये भी आप जानते रहिए, इसकी भी जानकारी रखिए दोस्तों। आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में नितिन सर के द्वारा आपका बैच प्रारंभ हो गया है दोस्तों। जो बच्चे
हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी है, तो ये बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम से भी क्वेश्चन आया था, पूछ सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 25 अक्टूबर 1980 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 25 अक्टूबर 1980 में लागू हुआ था। शुरुआत में यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, किसको छोड़कर दोस्तों? जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए यह एक्ट और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अब लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2019 में लागू हुआ दोस्तों। यह कानून न तो वनों को वर्गीकरण करता है, न ही किसी भी भूमि को वन भूमि का दर्जा देने की बात करता है दोस्तों, ठीक है। वनों की प्रति ये हुआ था संरक्षण। वन अधिनियम 1927 में कहा गया कि वनों का वर्गीकरण और किसी भी वन भूमि को आरक्षित करने का राज्यों को शक्ति प्रदान की गई दोस्तों। एफसीए ने क्या किया? वनों के आरक्षित की श्रेणी से बाहर निकालने, डी रिजर्वेशन का प्रयास पर रोक लगाई और वन भूमि का इस्तेमाल किसी भी गैर वनीय उद्देश्यों से करने पर भी रोक लगाई दोस्तों। ये चीज थी वन संरक्षण अधिनियम में बात कही गई। अब बात करते हैं नृत्य और राज्य दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार पूछा जा रहा है कि बताइए भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है, तो बता सकते हैं आप भांगड़ा किसका है? पंजाब का है। घूमर किसका है? तो राजस्थान का है। लावड़ी किसका है दोस्तों? महाराष्ट्र की है। चोंग किसका है? और नागालैंड का है। उड़ीसी किसका है? उड़ीसा का है। बिहू कई बार पूछा गया है हर एग्जाम में, बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है दोस्तों? असम का है। मुखौटा, मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कथकली कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। तो इसी में से कोई आपसे एग्जाम में पूछा गया होगा, शायद कथकली पूछा गया है, या बिहू पूछा गया होगा, या भांगड़ा पूछा गया होगा। यही इंपॉर्टेंट है, या इनमें से कोई पूछा गया होगा दोस्तों। इन सारे नृत्य को आप जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा गया था पश्मीना की शॉल। पश्मीना की शॉल किससे बनाई जाती है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आइए जानते हैं विश्व प्रसिद्ध पश्मीना का शॉल क्या होता है दोस्तों। पश्मीना का शॉल चांगब लोगों द्वारा पाली गई, चांगब के कुछ लोग थे, पाली गई बकरियों के बालों से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? बकरियों के बालों से बनता है आपका पश्मीना शॉल। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलते हैं वह बहुत ही ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। सोचिए 5000 मीटर ऊपर रहती है। ठंड में के टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि उनके बाल क्या होते हैं? घने होते हैं, मुलायम होते हैं, बहुत ही यानी कि अधिक वो होते हैं, गर्म होते हैं दोस्तों। जो ये पश्मीना शाल है, बताया जाता है कि इतना गर्म होता है कि आप 4 से 5 स्वेटर के बराबर एक साल होती है दोस्तों। अगर आप उसको ओढ़ लेंगे तो आपको एकदम पसीना होने लगेगा, बहुत ही गर्मी देगी, और बहुत ही हल्का होता है दोस्तों, क्योंकि ये हाथ के द्वारा बुनाई होती है। इसको कोई मशीन के द्वारा बुनाई नहीं कर सकता दोस्तों, ये हाथों के द्वारा बनाया जाता है, और इसलिए इसमें बहुत ही ज्यादा समय भी लगता है दोस्तों। लोग इसको, वहां के लोग बनाते हैं, स्वयं हाथों से बनाते हैं दोस्तों, और बहुत ही गर्म होती है ये पश्मीना शाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप जानते रखिए कि बकरियों के बालों से बनता है। चाका बुपा लोग बनाते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जानते रहिए। ये नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तक दोस्तों। सारी पुस्तकें हर सब्जेक्ट की, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्यव्यवस्था, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके किसी न किसी एग्जाम में जिसमें आपने ये पुस्तकें पढ़ी है तो आपके हर एग्जाम में दोस्तों ये आपके लिए रामबाण का काम करेंगी। नेक्स्ट है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही एनालिसिस हुआ, यही टॉपिक्स थे जो कि आपके एग्जाम में आए थे। और भी टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं, उन पे भी अब डिस्कशन होगा दोस्तों इसी तरह से, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा, जो शायद सीटेट के पेपर में आपके से टॉपिक आ जाए और आपके क्वेश्चन सही हो जाने से। हमारा यही एम है कि ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर बढ़ें, जिससे कि आप सीटेट क्वालिफाई कर पाए दोस्तों। और मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।